तो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स यानी आईएफआरएस। आईएफआरएस जो है वो बेसिकली इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड द्वारा बनाए गए इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है वो ग्लोबल लेवल पर भी शेयर की जाएगी। क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्मेट फॉलो है, जैसे डोमेस्टिक लेवल पे होता है वैसे ग्लोबल लेवल पे। आईएएसबी है क्या बेसिकली? आईएएसबी का मतलब है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, जो कि एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, 2001 में बनाई गई थी, जिसका बेसिकली काम है आईएफआरएस यानी इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स को तैयार करना। बिफोर मूविंग ऑन, आप ये देख लीजिए कि ये जो चैप्टर है इसका नाम हम लोग ये पेपर 3 हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, जीआईबी का पेपर 3 कर रहे हैं, उसका मॉड्यूल ए में चैप्टर 1 का पार्ट 2 यानी डेफिनेशन स्कोप एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में पार्ट 2 हम लोग कर रहे हैं। ऑल्सो आई रिक्वेस्ट कि प्लीज आप ये डिस्क्लेमर देख लीजिए दैट दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग ये अकाउंट स्टार्ट। ठीक है, तो आईएएसबी जो बेसिकली बेस कहाँ पर है, ये बेस्ड है लंदन में। क्या क्या प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव है आईएफआरएस फाउंडेशन के? एक तो इनका काम ये है कि एक सिंगल सेट ऑफ हाई क्वालिटी, अंडरस्टैंडेबल, समझ में आने में, एनफोर्सेबल यानी जो लागू किया जा सके, और ग्लोबली एक्सेप्टेड जो कि यूनिवर्सली ऑल ओवर वर्ल्ड एक्सेप्टेड हो, ऐसी इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स तैयार करना है इनको। ठीक है, ये जो भी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग तैयार करेंगे उसमें मेन काम होता है कि जो इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं और जो स्मॉल और मीडियम साइज एंटिटीज हैं उन सबको भी इंक्लूड किया सके, वो भी इसको फॉलो कर सकें। इस तरह से उनको ध्यान में रख के चीज़ें बनानी है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड से AS1 AS2 हम लोग पढ़े थे, उसी तरह से IFRS में 1 2 3 4 सब हैं। उनके टाइटल बताएंगे, जैसे IFRS 1 मतलब होता है फर्स्ट टाइम अडॉप्शन ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्ट। जब पहली बार कोई कंपनी इंटरनेशनल सिस्टम्स को इंटरनेशनल अकाउंटिंग सिस्टम को अडॉप्ट करेगी तो कुछ डिफिकल्टीज आएंगी ना, तो उसका फॉर्मेट क्या है, IFRS 1 है। IFRS 04 में इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह हैं। IAS 2 में इन्वेंट्रीज हैं। IAS 17 में लीजेस हैं। 19 में क्या है आपका एम्प्लॉय बेनिफिट्स है। 33 में क्या अर्निंग पर शेयर है। 41 में क्या एग्रीकल्चर। इस तरह से होता है। ठीक है, अब बताया गया गैप और आईएफआरएस में क्या डिफरेंस होता है। सारे इश्यूज डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ कुछ करेंगे जो इंपॉर्टेंट है। जैसे आईएफआरएस में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इंक्लूड होते हैं फाइनेंशियल में, क्या आईएफआरएस मतलब इंडिया की बात हो रही है। ठीक है, इसमें क्या क्या होते हैं आपके, सॉरी इंटरनेशनल की बात हो रही है। इसमें क्या क्या चीज़ें यूज होती हैं, जैसे कि बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, चेंजेस इन इक्विटी, कैश फ्लो, फुट नोट्स, ये सब रहता है। और जब जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल की बात करेंगे तो इसमें बैलेंस शीट तो है ही है, इनकम स्टेटमेंट भी है, लेकिन इसके साथ स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम भी है इसमें। ठीक है, चेंजेस इन इक्विटी है जो कि उसमें भी है, कैश फ्लो में फुट नोट्स भी। तो डिफरेंस क्या आ गया, कॉम्प्रिहेंसिव इनकम वाला डिफरेंस आ गया बस। ठीक है, डेफर्ड टैक्सेस के लिए कहा गया है कि इसमें जब आईएफआरएस की बात करेंगे तो इसमें एक जो बैलेंस शीट होती है उसमें डिस्टिंक्ट लाइन आइटम्स में डिफर्ड टैक्सेस दिखाए जाते हैं, और यूएस गैप में क्या होता है, इसमें असेट और लायबिलिटीज में ही होता है डिफर्ड टैक्सेस भी। ठीक है, ट्रांसफर प्राइसिंग क्या होता है, ये एक इंटरेस्टिंग है, ये देख लीजिएगा। ट्रांसफर प्राइसिंग एक मेथड है जिसमें कि क्या किया जाता है, कोई भी प्रोडक्ट जो सेल किया जा रहा है एक सब्सिडरी के द्वारा दूसरी सब्सिडरी को विद इन द सेम कंपनी। फॉर एग्जांपल कंपनी कोई जैसे लेते हैं, मान लीजिए महिंद्रा कंपनी। ठीक है, महिंद्रा कंपनी के पास अपना, या रिलायंस लेते हैं, रिलायंस का अपना, रिलायंस सबका सारे काम करती है, वो ऑयल, उनके ऑयल स्टोरेज कंपनीज भी हैं, उनके पेट्रोल पंप भी हैं, उनके फ़ोन भी चलते हैं। ठीक है, वो कपड़े भी बेचते हैं, वो ज्वेलरी बेचते हैं, वो सब कुछ करते हैं। तो मतलब एक सब्सिडी से दूसरी सब्सिडी में अगर कोई सामान जा रहा है तो उसमें ट्रांसफर प्राइसिंग मैकेनिज्म काम करती है। मतलब कि यह है कि पेरेंट कंपनी उसको एज ए प्रॉफिट एज ए लॉस ही लेगी। ठीक है, अप्रोच जिससे कि क्या होगा कि सब्सिडरीज में ये ना हो कि भाई भाई नहीं है कि रिलायंस ज्वेलर, मान लीजिए रिलायंस गाड़ियाँ, महिंद्रा है, महिंद्रा गाड़ी बना रही है और महिंद्रा ने सब्सिडरी को बनाई, वो टायर बनाती है। अब महिंद्रा को गाड़ी बनाने के टायर चाहिए, तो वो टायर जब वो अपनी सब्सिडरी से लेगी तो उसका प्रॉपर पेमेंट करेगी, मतलब उसका प्रॉपर उसका जो प्राइस होगा वो ट्रांसफर किया जाएगा। ये नहीं होगा कि सेम कंपनी तो ऐसे ही उठा ली, ऐसा नहीं है, उसकी कॉस्ट उसको सब देख कर। तो उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या इशूज उसमें बताया गया है। पहला तो रेवेन्यू बेसिस पर होता है ये काम, ट्रांसफर प्राइसिंग का। फिर प्रेफर्ड कस्टमर बेसिस पर, प्रेफर्ड सप्लायर्स पे। कुछ ट्रेडिशनल मेथड्स बताए गए हैं कि किस तरह से हमको ट्रांसफर प्राइस करना है। पहला है मार्केट रेट ट्रांसफर प्राइस, सबसे सिंपल सिस्टम यही है। इसमें क्या होता है, इसमें जो भी ट्रांसफर प्राइस किया जा रहा है वो मार्केट, मतलब जिस रेट पर महिंद्रा के टायर वाली जो कंपनी है वो टायर बेचेगी बाहर, उसी रेट पर वो महिंद्रा की जो थार बना रही है उसको भी अपना बेचेगी टायर। ठीक है, ये हो गया मार्केट रेट ट्रांसफर प्राइस, सेम टू सेम मार्केट प्राइस पे। ठीक है, इससे क्या होगा, जो अपस्ट्रीम सब्सिडरी होगी वो इंटरनली या एक्सटर्नली सेम प्रॉफिट किसी भी ऑप्शन के साथ, या चाहे वो अपनी महिंद्रा की जो पेरेंट कंपनी है सब्सिडरी उसी को टायर बेचे, चाहे बाहर किसी को बेचे, उसको सेम प्रॉफिट हो रहा है। तो इसमें, और इसमें वो चाहे तो अपना हाईएस्ट पॉसिबल प्रॉफिट भी अर्न कर सकता है, ये भी कहा गया है।
फिर एडजस्टेड मार्केट रेट ट्रांसफर प्राइस, इसका एग्जांपल बताया गया जैसे कि फॉर एग्जांपल जो मार्केट प्राइस है उसको प्रिज्यूम कर लिया जाएगा बैड डेब्ट्स के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे महिंद्रा टायर बाहर बेच रही है, अब उसने क्या उसने वाले 100 टायर बेचे, 100 में से कोई 5 लोग थे जिन्होंने पैसा पेमेंट नहीं किया या फ्रॉड कर दिया या आधा ही पैसा दिया, तो बैड डेब्ट भी तो हो गया। तो उसने 100 टायर है, मान लीजिए उसके 1 लाख रुपए आने थे, उसमें से 20, उसमें से दो मान लीजिए 20,000 रुपये डूब गए, तो बैड डेब्ट कितना हो गया, 20% हो गया। लेकिन अगर उसने इंटरनली सब्सिडरी को ही बेचा होता अपनी, तब तो बैड डेब्ट नहीं होता ना, तब तो उसको पूरे 80 रुपये, पूरे 80,000 मिल जाते हैं। तो ये कहा गया कि एडजस्टेड मार्केट रेट ट्रांसफर प्राइस मतलब जो लॉस का एक्सपेक्टेड लॉस है या डेप्ट होने वाला उसको भी एडजस्ट कर दें, उस हिसाब से प्राइस थोड़ा कम कर दें, इस तरह से भी ट्रांसफर को प्राइस किया जा सकता है, प्राइस को ट्रांसफर किया जा सकता है। फिर नेगोशिएट ट्रांसफर प्राइसिंग क्या होता है, दिस सिचुएशन अराइज व्हेन देयर इज नो डिसर्निबल मार्केट प्राइस बिकॉज द मार्केट इज वेरी स्मॉल। कभी कभी ऐसा होता है, फॉर एग्जाम्पल कोई चिप बेचनी है, ठीक है, नहीं चिप नहीं बेचते हैं, फॉर एग्जाम्पल गाड़ी का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, गाड़ी में सीट कवर लगना है। अब सीट कवर के लिए मार्केट बहुत लिमिटेड है और कोई उसको ले नहीं रहा, सिर्फ वो क्योंकि वो स्पेसिफिक थार महिंद्रा थार का ही सिर्फ सीट कवर बना रहा है और वो ज़्यादा मार्केट में बिक नहीं रहा है, तो क्या अब उसकी मार्केट बहुत छोटी है या जो प्रोडक्ट है बहुत कस्टमाइज है, थार के स्टीयरिंग के हिसाब से सपोज कुछ उन्होंने कोई कवर या कुछ डिज़ाइन किया सिर्फ थार पे ही चलता है, तो इतना हाईली कस्टमाइज है, तो उसका बायर भी सिंपल एक ही होगा। तो ऐसे में जो ट्रांसफर प्राइसिंग है वो नेगोशिएटेड लेवल पर भी की जा सकती है, ये बताया गया। फिर कंट्रीब्यूशन मार्जिन ट्रांसफर प्राइसिंग क्या होता है, मान लीजिए इफ देयर इज नो मार्केट प्राइस एट ऑल फ्रॉम विच टू ड्राइव ट्रांसफर, मतलब कोई प्राइस एग्जिस्ट ही नहीं करता है जिससे हम ड्राइव कर सकेंगे मार्केट प्राइस क्या होना चाहिए, तो फिर क्या किया जाएगा, जो कंपोनेंट्स होंगे उनके कंट्रीब्यूशन के हिसाब से मार्जिन निकालते हुए प्राइस डिसाइड किया जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल टायर बनाने के में रबड़ एक्वायर करी, आपने उसकी वॉल्व एक्वायर किया, आपने रिम एक्वायर किया, आपने आयरन एक्वायर किया, तो वो सब एक्वायर आपने जो भी कंट्रीब्यूशन है वो कितने कितने का एक्वायर किया उसमें अपना प्रॉफिट मार्जिन लगा ले, उस हिसाब से प्राइस आप निकाल सकते हैं। रीसेल प्राइस मेथड क्या है, रीसेल प्राइस मेथड कहता है कि जब सिमिलर टू द कॉस्ट प्लस मेथड इज फाउंड बाय वर्किंग बैकवर्ड्स फ्रॉम द ट्रांजैक्शन टेकिंग प्लेस एट द नेक्स्ट स्टेज इन द सप्लाई चेन एंड रिमाइंड बाय सब्ट्रैक्टिंग, ठीक है। मतलब ये कहने का है कि मान लीजिए आपने पहले क्या किया, आपने पहले रबड़ बेची किसी रिम वाले को, मतलब एक सब्सिडी जो रबड़ बना रही है, दूसरी सब्सिडी जो रिम बना रही है, तीसरी सब्सिडी जो वॉल बना रही है और चौथी जो टायर बना रही है। तो रबड़ बेची पहले रिम वाले को, रिम ने वॉल वाले को, वॉल ने बेची टायर वाले को। तो ये 4 तरह से होगा, तो रिवर्स प्राइसिंग कही जाती है कि फाइनली टायर कितने का बिक रहा है उसमें से माइनस कर करके सब्ट्रैक्ट कर करके निकाला जाएगा कि इनिशियली रबड़ में कितना पैसा देना चाहिए था, ये किया जाता है, ठीक है। तो उस हिसाब से जो प्राइस है वो मार्कअप किया जाता है। फिर कॉस्ट प्लस ट्रांसफर प्राइसिंग क्या होता है, इफ देयर इज नो मार्केट प्राइस एट ऑल ऑन विच टू बेस अ ट्रांसफर प्राइस यू कुड कंसीडर यूजिंग अ सिस्टम दैट क्रिएट्स ट्रांसफर प्राइस बेस्ड ऑन द कॉस्ट ऑफ द कंपोनेंट। जो भी कंपोनेंट्स लगाए गए उनकी कॉस्ट के हिसाब से जब प्राइस निकाला गया तो उसको कॉस्ट प्लस ट्रांसफर प्राइसिंग कहें। क्यों, क्योंकि ओरिजिनल जो फाइनल प्रोडक्ट बनकर तैयार हो किसी को पता ही नहीं है कितने का आया, क्यों, क्योंकि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता कहीं। इसमें चाहे तो कॉस्ट के मार्जिन भी लगा सकते हैं और उस हिसाब से स्टैंडर्ड जो कॉस्ट है वो कंपोनेंट की निकल आएगी। कॉस्ट बेस्ड ट्रांसफर प्राइसिंग क्या है, हैव ईच सब्सिडी ट्रांसफर इट्स प्रोडक्ट टू अदर सब्सिडी कॉस्ट आफ्टर विच सक्सेसिव सब्सिडी ऐड देयर कॉस्ट टू द प्रोडक्ट, दिस मींस दैट द फाइनल सब्सिडी दैट सेल्स द कंप्लीट प्रोडक्ट द थर्ड पार्टी विल रिकॉग्नाइज दैट, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि थार ने वो पहले टायर ने रिम वाले को बेच दिया, मतलब रबड़ ने रिम वाले को बेच दिया, उसने टायर बना दिया, टायर ने थार को बेच दिया, थार ने पूरी गाड़ी असेंबल करके बेच दी। तो फाइनल जो कॉस्ट आ रही है उसमें से माइनस करते करते निकालना है कि इनिशियली रबड़ की कॉस्ट कितनी होनी चाहिए थी, दैट इज कॉस्ट बेस्ड ट्रांसफर प्राइसिंग। विद दिस वी हैव कम टू एंड ऑफ दिस पार्ट एंड दिस चैप्टर एज वेल. Do like, share, subscribe and don't forget to comment. Thank you so much for your valuable time.